हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, देखो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के लिए हम विद्युत क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड करते हैं। हमने कहा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के लिए विद्युत क्षेत्र को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक विद्युत, दूसरा क्षेत्र। तो देखो विद्युत का मतलब होता है आवेश। विद्युत का मतलब क्या होता है भाई? आवेश। तथा क्षेत्र क्या होता है? चारों ओर का क्षेत्र। क्षेत्र का क्या मतलब है? यहां पर चारों ओर का क्षेत्र। तो देखो भाई विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। तो देखो एक आवेश लेते हैं हम Q, एक आवेश ले लेते हैं Q। एक क्या होगा? इसका चारों ओर का क्षेत्र, यानी आवेश है। एक क्या होगा? इसके चारों ओर का क्षेत्र, चारों ओर का क्षेत्र। अब देखो कौन सा क्षेत्र चारों ओर का, कि जिसमें उस आवेश का प्रभाव रहता है, जिसमें उस आवेश का क्या रहता है? प्रभाव। तो इससे विद्युत क्षेत्र की क्या परिभाषा बनती है? कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव रहता है, जिसमें उसका प्रभाव रहता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनी भाई? कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव रहता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो कैसे, मान चलिए आवेश क्यों है, या प्राचीन समय की बात करें, राजा महाराजा के टाइम की बात करें, तो देखो क्या होता था, जैसे कि ये कोई राजा है तो उसका एक क्षेत्र होता है अपना, क्या होता था? एरिया, जिसमें उसका क्या रहता है? प्रभाव रहता था, जिसमें उसका क्या रहता था? प्रभाव। सेम ऐसे ही यहां पर होता है कि मान चलो एक आवेश लिया क्यों, ये इसके चारों ओर का क्षेत्र है, इसमें उसका क्या रहता है? प्रभाव। तो उसी आधार पर हमने परिभाषा बनाई कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव रहता है, जिसमें उसका प्रभाव रहता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे हमने क्या कहा? विद्युत क्षेत्र। आप देखो सेकंड परिभाषा क्या बनाते हैं भाई इसकी, कि आवेश है, ये इसका क्या है? चारों ओर का क्षेत्र। कि यदि इस क्षेत्र में हम किसी अन्य आवेश को लेकर आते हैं, हमने कहा इस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में यदि हम किसी अन्य आवेश को लेकर आते हैं, तो देखो अन्य आवेश या तो कैसा हो सकता है? ऋणावेशित हो सकता है, या कैसा हो सकता है? धनावेशित हो सकता है। तो यदि हम इस ऋणावेश को लेकर आते हैं इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में, या इस आवेश के क्षेत्र में, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। तथा इस धनावेश को लेकर आते हैं तो ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी जब ऋणावेश को लेकर आते हैं तो क्या करते हैं भाई? आकर्षित करते हैं। तथा जब धनावेश को लेकर आते हैं तो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखो इससे क्या परिभाषा बनती है विद्युत क्षेत्र की दूसरी, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर, जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखो सेकंड परिभाषा क्या आई, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दो परिभाषा बनी यहां पर। नंबर एक परिभाषा बताइए हमने कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव रहता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव रहता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। सेकंड परिभाषा बनाई हमने भाई कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। अब पढ़ते हैं इसके विद्युत क्षेत्र के प्रकार। इसके बाद क्या पढ़ते हैं भाई? विद्युत क्षेत्र के प्रकार।
विद्युत क्षेत्र के प्रकार। अब देखो यदि हम राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का होता है। राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग में विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार पढ़ने हैं? दो। जबकि विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का होता है? चार। विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का होता है? चार। तो हम चारों डिस्कस कर लेते हैं यहां पर कि चार विद्युत क्षेत्र कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखो नंबर एक विद्युत क्षेत्र होता है भाई समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र नंबर एक विद्युत क्षेत्र है समरूप विद्युत क्षेत्र। आप देखो भाई समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखो नाम से दिख रहा है समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है? एक समान। समरूप का मतलब क्या होता है? एक समान। आप कह रहा है विद्युत क्षेत्र यानी ऐसा विद्युत क्षेत्र तो कैसा होगा? एक समान। इसका मतलब क्या है भाई कि देखो हम क्या करते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। विद्युत क्षेत्र को किससे व्यक्त करते हैं? समांतर रेखाओं के द्वारा। तो देखो हम इधर प्लस लेते हैं, इधर क्या लेते हैं भाई? माइनस। और हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से कहां होती है? माइनस की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होती है? प्लस से माइनस की। तो हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा दी हमने किधर? प्लस से माइनस की ओर। हमने कहा समरूप विद्युत क्षेत्र को किससे व्यक्त करते हैं? समांतर रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो समांतर रेखाओं के द्वारा हमने किसको प्रदर्शित कर दिया? समरूप विद्युत क्षेत्र। मान चलो हम यहां पर बिंदु लेते हैं, यहां बिंदु लिया ए, यहां बिंदु बी, यहां पर बिंदु क्या लिया? सी। तो हम देखते हैं कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान में दिशा, विद्युत क्षेत्र के मान में दिशा कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। तो देखो परिभाषा क्या होगी भाई इसकी कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता है उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता है उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र ई ए इक्वल टू कितना होगा? बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र ई बी और बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? ई सी। इसका मतलब ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू कितना होगा? ई सी। तो इसे दिख रहा है हमें कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसा है? मान व दिशा कैसे है? समान है। इसे क्या कहते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र। यानी समरूप विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है भाई कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है उसे क्या कहते हैं? हम समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखो सेकंड विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं हम। सेकंड कौन सा होता है? असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र। अब देखो इसमें शब्द से ही दिख रहा है असमरूप। असमरूप का मतलब क्या होगा? असमान, यानी कि समान नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समान नहीं होगा। ऐसे देखो हम क्या कहते हैं भाई कि असमरूप विद्युत क्षेत्र है। क्या है? असमरूप विद्युत क्षेत्र। इसको वक्रीय रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। असमरूप विद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है भाई? वक्रीय रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हमने कहा कि असमरूप विद्युत क्षेत्र को किससे व्यक्त करते हैं? वक्रीय रेखाओं से। वो इधर प्लस, इधर क्या लेते हैं भाई? माइनस। दिशा दिखा दी हमने प्लस से किधर? माइनस की ओर। आप देखते हैं जैसे यहां पर बिंदु लेते हैं, यहां पर बिंदु लिया ए, यहां बिंदु लिया बी, यहां बिंदु क्या लेते हैं? सी। तो हम देखते हैं प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान और दिशा कैसे अलग अलग है। इसका मतलब समान नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है? ई ए नॉट इक्वल टू कितना होगा? ई बी नॉट इक्वल टू कितना होगा? ई सी। यानी प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान और दिशा कैसे नहीं है? समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो उसे क्या कहेंगे? असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो देखो परिभाषा कैसे लिखते हैं भाई कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान नहीं होता है, अर्थात बराबर नहीं होता है, उसे हम असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान नहीं होता है उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये हमारे दो विद्युत क्षेत्र के प्रकार हो गए राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं हम कि दो और कौन से प्रकार होते हैं विद्युत क्षेत्र के। तो देखो थर्ड होता है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। अब देखो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र थर्ड, इसको देखते हैं। अब देखो शब्द देखते हैं परिवर्ती। परिवर्ती का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील।
कैसा होता है, परिवर्तनशील। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा विद्युत क्षेत्र होगा जिसके मान व दिशा, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके मान व दिशा समय के साथ निरंतर परिवर्तित होते हैं। यानी क्या होते हैं भाई, परिवर्तित दिख रहा है, मतलब क्या होगा, परिवर्तित होंगे। क्या क्या चीज परिवर्तित होंगे, विद्युत क्षेत्र के मान और दिशा। तो हमने कहा ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके मान व दिशा, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके मान व दिशा समय के साथ निरंतर परिवर्तित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखो इसका ग्राफिक निरूपण करते हुए इधर लेते हैं हम एक्स एक्सिस पर समय t, इधर वाई एक्सिस पर लेते हैं हम क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र क्या लेते हैं, E। क्या लेते हैं, विद्युत क्षेत्र E। हमने कहा कि ऐसा विद्युत क्षेत्र होता है जिसके मान व दिशा समय के साथ निरंतर क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो देखो निरंतर परिवर्तित के लिए क्या बनाते भाई, एक परिवर्ती के बनाते। तो देखते हैं इसके प्रत्येक समय पर इसके मान व दिशा कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो देखो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या बनी, क्या लिखते हैं भाई हम, कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके मान व दिशा, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके मान व दिशा समय के साथ निरंतर परिवर्तित होते हैं, निरंतर परिवर्तित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखो लास्ट है अपने पास अपना भाई अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। अब देखो अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, आगे भाई ए लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान व दिशा परिवर्तित नहीं होंगे समय के साथ। तो देखो मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, इधर वही हम क्या लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई लेते हैं, ये मूल बिंदु लेते हैं, यहां पे लेते हैं समय टी। अब इसके मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, क्या खींचते हैं, सीधी रेखा। तो देखते हैं प्रत्येक क्षण पर या प्रत्येक समय पर इस विद्युत क्षेत्र के मान व दिशा कैसे भाई, समान है, यानी परिवर्तित नहीं हो रहे। तो परिभाषा क्या लिखते हैं भाई, कि ऐसा विद्युत क्षेत्र, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके मान व दिशा, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखो हमने विद्युत क्षेत्र के 4 प्रकार पढ़े। नंबर 1 था समरूप विद्युत क्षेत्र। तो देखो समरूप विद्युत क्षेत्र नाम से दिख रहा है समरूप, समरूप का मतलब होता है एक समान, समरूप का मतलब क्या होता है, एक समान, यानी ऐसा विद्युत क्षेत्र हुआ जिसके मान व दिशा कैसे होंगे, एक समान। तो देखो हमने बताया समरूप विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो प्लस से माइनस के विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई हमने, जिसे बिंदु लिए हमने इसके समांतर रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया। तो हमने 3 बिंदु लिए ए बी सी। तो हमने कहा देखो ई ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, बी पर ई बी, सी पर क्या हो गया, ई सी। तीनों के मान कैसे हैं, समान, और दिशा भी कैसी है भाई, समान। तो परिभाषा बताइए कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होता है, एक समान होता है, उसे क्या कहते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र। इसके अपोजिट दूसरा था असमरूप। असमरूप का मतलब क्या हो गई, असमान, यानी एक समान नहीं होगा। असमरूप विद्युत क्षेत्र को किसी व्यक्त करते हैं परिवर्ती रेखाओं के द्वारा, वही हमने प्लस से माइनस की दिशा दिखाई है परिवर्ती रेखाओं के द्वारा, वही बिंदु लिए ए बी सी। तो हमने देखा कि तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र के मान व दिशा समान नहीं है। तो परिभाषा क्या बोल लिखते हैं हम भाई, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान व दिशा समान नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखो तीसरा विद्युत क्षेत्र है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। देखो नाम से दिख रहा है परिवर्ती, इसका मतलब क्या है, परिवर्तित होगा। इसका मतलब क्या है, परिवर्तित होगा। क्या परिवर्तित होगा, मान और दिशा किसके साथ में, समय के साथ में। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके मान व दिशा, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके मान व दिशा समय के साथ निरंतर परिवर्तित होते हैं, निरंतर परिवर्तित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसा ग्राफ निरूपण कर दिया। आगे था आपने अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र में क्या लिखा भाई हमने, अपरिवर्ती, इसका मतलब क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, यानी इसके मान व दिशा क्या होंगे, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो हम परिभाषा लिखते हैं कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई हम, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका हमने ग्राफिक निरूपण कर दिया था। तो ये तो पढ़ा हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के प्रकार। तो क्या, तो देखो हमने पढ़ा अब तक विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के प्रकार। आगे हम पढ़ते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका फॉर्मूला होता है भाई E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो देखो इससे हम परिभाषा बनाते हुए किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। देखो E वेक्टर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F वेक्टर क्या है, स्थिर वैद्युत बल, ये Q नॉट क्या है, धनावेश। Q नॉट क्या है, धनावेश। देखो हम पढ़ रहे हैं भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। हमने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। अब देखो इससे इसकी परिभाषा कैसे बनाते हैं, कि देखो यहाँ पर E वेक्टर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F वेक्टर क्या है, स्थिर वैद्युत बल, Q नॉट क्या है, धनावेश। Q नॉट क्या है, धनावेश या प्रेक्षण आवेश। अब देखो जब भी हम फॉर्मूले से परिभाषा बनाते हैं तो एक वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और एक वैल्यू क्या रखते हैं, राइट हैंड साइड में रखते हैं, और बाकी जितनी भी वैल्यू होती है उनकी वैल्यू कितनी रख देते हैं हम, एक, यानी उनका मान कितना रख देते हैं हम, एक। तो देखो इधर हम E वेक्टर रख लेते हैं, इधर क्या रखते हैं, F वेक्टर, इधर Q नॉट की वैल्यू कितनी रख देते हैं, एक। Q नॉट की वैल्यू कितनी रख देते हैं, एक। अब नीचे क्या हो गया, एकांक धनावेश, क्या हो गया, एकांक धनावेश। उस पर लगने वाला बल किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। जब Q नॉट का मान एक कर देते हैं तो E वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, F वेक्टर। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके बराबर हो जाती है, स्थिर वैद्युत बल के। तो स्थिर वैद्युत बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो परिभाषा कैसे लिखते हैं भाई, कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में या किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को, लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर, एकांक धनावेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को, लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हमने परिभाषा लिखी हुई, लिखना है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो जाती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नीचे हम फॉर्मूले देते हैं, किसे E वेक्टर से व्यक्त करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे व्यक्त करते हैं, E वेक्टर से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूले देते हैं भाई F वेक्टर अपॉन कितना, Q नॉट। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कैसी राशि है, सदिश राशि, इसलिए किसी व्यक्ति हमने E वेक्टर से। अब बात करते हैं यदि हम मात्रक की, अब यदि बात करते हैं किसकी, हम मात्रक की, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो F क्या, बल, बल का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन। तो देखो हम यदि बात करें किसमें, पहले एमकेएस पद्धति में, किसमें बात करें भाई, एमकेएस पद्धति में। तो देखो एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है एमकेएस पद्धति में, न्यूटन। क्या होता है भाई, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो एमकेएस पद्धति में मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम। एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। देखो इसका एक मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। एमकेएस पद्धति में एक मात्रक होता है इसका क्या, वोल्ट पर मीटर। अब देखो एमकेएस पद्धति में इसका वोल्ट पर मीटर मात्रक कैसे आया, तो देखो हमने फॉर्मूला बताया कि क्या होता है, F अपॉन Q नॉट। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन Q नॉट। अब देखो वोल्ट किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव एवं विभवांतर का। विद्युत विभव या किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। अब देखो विद्युत विभव या विभवांतर V बराबर कितना, क्या फॉर्मूला होता है, W अपॉन Q नॉट। विद्युत विभव एवं विभवांतर का फॉर्मूला क्या आता है, W अपॉन Q नॉट। ये हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर। अब देखो ऊपर क्या है, कार्य, नीचे क्या है, आवेश। तो देखो V वोल्ट लाने के लिए हमें क्या चाहिए, कार्य अपन कितना चाहिए, आवेश। और देखो अपने पास क्या है, बल। हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य इक्वल कितना होता है, बल इंटू विस्थापन। तो अपने पास बल तो है, क्या चाहिए, विस्थापन। तो इसमें ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, x विस्थापन का। ऊपर नीचे किसका काम है, x का मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने फॉर्मूले पर। आप देखो मात्रा क्या लिखते हैं इसका, बल का मात्रा क्या होगा, न्यूटन।
एक्स का मात्रक यानी विस्तार का मात्रक क्या होगा मीटर बटे आवेश का मात्रक कूलाम इंटू क्या हो गया मीटर। हम जानते हैं न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है भाई कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होगा जूल, कार्य का मात्रक क्या होगा जूल। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास जूल पर कूलाम इंटू मीटर। हमने कहा देखो यहां से मात्रक क्या होगा भाई इसका वोल्ट का जूल बटे क्या होगा कूलाम, यानी वोल्ट किसके बराबर होता है जूल बटे कूलाम। तो देखो जूल बटे कूलाम में क्या लिखते हैं वोल्ट, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास वोल्ट अपॉन मीटर। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें मात्रक वोल्ट अपॉन क्या आता है मीटर। तो एमके पद्धति में कहा दो मात्रक आते हैं इसके, एक मात्रक क्या है न्यूटन पर कूलाम, दूसरा क्या होता है वोल्ट पर मीटर। यदि हम सीजीएस पद्धति की बात करते हैं तो देखो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है भाई न्यूटन है, न्यूटन की जगह क्या होता है डायन, न्यूटन जो बल है उसका मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है डायन। और कुल अपने पास आवेश का मात्रक क्या होता है स्टेट कूलाम, क्या होता है भाई स्टेट कूलाम। तो सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होगा डायन पर स्टेट कूलाम। आगे बात करें इसी को तो वोल्ट की जगह अपने पास सीजीएस पद्धति में क्या होता है स्टेट वोल्ट, बटे मीटर जगह क्या होता है भाई सेंटीमीटर, मीटर जगह क्या होता है सेंटीमीटर। तो सीजीएस पद्धति में दो मात्रा हो गई डायन पर स्टेट कूलाम या स्टेट वोल्ट अपन कितना हो गया सेंटीमीटर। तो ये हमारे मात्रक हो गए किसके भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब बात करें भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा की, किसकी बात करें भाई विमीय सूत्र की, कि यदि बात करें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विमीय सूत्र की तो देखो विमीय सूत्र क्या होगा, हमने देखा था मात्रक क्या था न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन क्या होता बल। अपने पास बल की विमा क्या होती है भाई m1 L1 T माइनस 2, बल की विमा क्या होती है m1 L1 T माइनस 2। नीचे आवेश कूलाम, कूलाम की विमा क्या होती है भाई A1 T1, आवेश की विमा क्या होती है A1 T1। तो देखो इसको लिखते हैं भाई क्या होगा भाई कि m1 कितनी होगी L1 कितनी होगी, टी को नीचे से ऊपर ले जाते हैं कितनी जाएगी -3, टी -3, ए को नीचे से ऊपर ले जाएंगे कितनी जाएगा माइनस में कितनी जाएगी ए -1। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या हो जाती है भैया यहाँ पर m1 L1 T -3 a -1, m1 L1 T -3 a -1। अब देखो इसको याद करने का तरीका भी होता है कि इसमें यदि हम देखो कि विमा लिखते हैं, विमा को अधिकांशतः हम किसके रूप में लिखते हैं MLT के रूप में लिखते हैं, किस रूप में लिखते हैं एमएलटी के रूप में। उसके बाद में जो भी अपने पास मूल राशि आती है उनको लिखते हैं, जैसे कि अपने पास विद्युत धारा आ रही है इसमें क्या लिखते हैं एम्पियर। आप देखो इसको याद करने का तरीका क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं भाई 11 माइनस 31, क्या लिखते हैं 11 माइनस 31 से कैसे याद रखते हैं। देखो एम की विमा कितनी होगी 1, एल की विमा कितनी होगी अपने एल की घात कितनी होगी 1। अब देखो माइनस यानी माइनस में होगी 3 और 1 किसमें होगी माइनस में, यानी टी की घात कितनी होगी -3 और 1 की घात कितनी होगी -1। तो ये याद रखने का तरीका है किसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा को कि क्या रखते हैं या कैसे याद रख सकते हैं 11 माइनस 31, यानी कि एम की घात कितनी होगी 1, एल की घात कितनी होगी 1